हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्राइट कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, उसका सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो जो 10th के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच पाए, अच्छे से पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि हम समझेंगे। तो बेकिंग सोडा होता क्या है? जो खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा कहलाता है, जो अपन खाते हैं साधारण रूप से पकोड़े या ऐसे समझे अपन कचौड़ी और समोसे वगैरह में जो डलता है वो बेकिंग सोडा होता है। तो प्रयोगशाला विधि समझेंगे। तो इस विधि में Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित की जाती है तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन। कुछ स्टूडेंट्स संतृप्त जलीय विलयन नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि तो संतृप्त जलीय विलयन की तरफ अपन एक बार देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जल में अपन कोई घुलनशील पदार्थ जब डालते हैं या घोलते हैं तो उस घोल को विज्ञान की भाषा में संतृप्त विलयन तो नहीं कह सकते, पर विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, अपन ने आधा लीटर पानी लिया, उसमें चीनी डाली तो घोल क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो अब संतृप्त विलयन, उसमें अपन चीनी डालते गए, घोलते गए, चीनी डालते गए, घोलते गए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो चीनी उसमें घुलेगी नहीं, तो वो स्थिति ही कहलाएगी संतृप्त विलयन। यानी कि साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं कि विलयन की वह स्थिति जिसमें पदार्थ घुलना बंद हो जाए उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। समीकरण के द्वारा अपन समझ लेते हैं बेकिंग सोडा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को अपन CO2 से क्रिया कराएंगे, CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ देखिए, तो CO2 गैस अपन प्रवाहित कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट में CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, यानी कि बेकिंग सोडा बनेगा, बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। गुण देख लेते हैं। गुण, इसके गुण क्या होंगे? यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, इसका कलर श्वेत है, सफेद है, और एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, ये जल में विलेय है। ये क्या है? पानी में पूर्ण तरीके से घुल सकता है, तो ये जल में विलेय है। विलेय मतलब घुल जाना, घुल जाता है। तीसरा है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में अपन घोलने पर जो विलयन बनता है इसका, उसको अपन स्वाद में अगर चखेंगे तो स्वाद में नमकीन जैसा लगेगा, तो जल का इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। नंबर 4 है, गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है। तो स्वाभाविक बात है कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, तो इसको अपन गर्म करेंगे तो कार्बन तो निकलेगा ही, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अब इसके उपयोग देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में, जो अपन बेकिंग पाउडर खाने में यूज करते हैं उसको पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है, झागदार शीतल पेय बनाने में। झागदार शीतल यानी ठंडे जो पदार्थ पीने के होते हैं वो बनाने में, तो अपन एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्प्राइट है, कोका कोला, पेप्सी वगैरह। ये क्या है? झागदार शीतल पेय यानी कि ठंडे पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो लैब्स होते हैं, उनके अभिकर्मक के रूप में इनको उपयोग में लिया जाता है बेकिंग सोडा को। नंबर 4, अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे, अब तो बस या जो छोटी छोटी कार है मारुति वगैरह जो आ रही हैं उसमें भी छोटा सा सिलेंडर लगा रहता है लाल कलर का, वो अग्निशामक यंत्र होता है। उसको उसके उपयोग में ही आता है। और बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको देखा होगा किसी साइड या कोने में रखा होगा अग्निशामक यंत्र। तो क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है।
नंबर 5 औषधियों के रूप में बेकिंग सोडा का, जो बेकिंग सोडा होता है उसको औषधि या कुछ दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा को औषधियों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो आशा है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगला टॉपिक है अपना इस्पात का कठोरीकरण। तो इस्पात माने लोहा, लोहे का कठोरीकरण किसे कहते हैं? तो जब कोई इस्पात को तप्त करके एकदम ठंडे जल में डाला जाता है तो वो अत्यंत कठोर व भंगुर हो जाता है। इस क्रिया को इस्पात का कठोरीकरण कहते हैं। इसको सरल भाषा में अपन समझेंगे। जब इस्पात को तप्त यानी गर्म करके, अत्यंत गर्म करके, यानी जो लाल हो जाए, लोहे को इस तापमान पर गर्म कीजिए जो लाल हो जाए, लाल करके एकदम ठंडे जल में डाले। अपन लोहे को ऐसे मानो लोहे की ये छड़ी है, तो इसको अपन कोयले में डाल दो, उसको गर्म करते जाओ, गर्म करते एकदम लाल दिखने लगे, लाल हो जाए, तो लाल हो जाए तो इसको एकदम अपन ठंडे जल में डालेंगे। ठंडे पानी में जब अपन डालेंगे तो एकदम ठंडा होगा, तो वो ठंडा हो तो जाता है पर वो अत्यंत कठोर, यानी कि जो पहले की पोजीशन थी, पहले लोहा नरम था या पहले की पोजीशन, उससे बहुत कठोर, इतना कठोर कि भंगुर यानी भुरभुरा। अपन उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा कई टुकड़ों में, तो भंगुर हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? इस्पात का कठोरीकरण कहेंगे। चलते हैं तापन शीतल, अगला टॉपिक तापन शीतल। तापन माने गर्म, शीतल माने ठंडा। वह यही प्रक्रिया है, बस ये ऐसे समझेंगे कि इसको एकदम ठंडे जल में डाला जाता था गर्म करके, और इसको लाल गर्म करके, लोहे की छड़ को लाल गर्म करके अपन थोड़ा छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो वह समस्त प्रक्रम यानी कि क्रिया, वह समस्त क्रिया जिसमें इस्पात को रक्त माने लाल, तप्त माने गर्म, इतना गर्म कीजिए कि वो लाल हो जाए करके उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए, तो वह प्रक्रम तापन शीतल कहलाता है। आशा है वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, यह क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक का उदाहरण लिख सकते हैं, लिटमस पेपर, जो क्षारीय माध्यम है और अलग रंग प्रदर्शित करता है। चलते हैं। CaOCl2 जो मुक्त क्लोरीन गैस होती है, वो पानी से सहयोग करके, पानी से क्रिया करके उसमें एक नवजात ऑक्सीजन निकलती है, यानी जो पानी से क्रिया करेगी, CaOCl2 जब पानी से क्रिया करेगा तो उसमें नवजात ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, उसको नवजात ऑक्सीजन कहेंगे। तो वह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगीन पदार्थ में बदलने का कार्य करती है। तो यहाँ पे सूत्र के समीकरण के द्वारा समझेंगे। समीकरण क्लोरीन प्लस पानी H2O दिया, तो क्लोरीन गैस इसमें से CaOCl2 से क्लोरीन जो मुक्त गैस होती है, वो मुक्त गैस पानी से क्रिया करके 2HCl प्लस ये नवजात ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। तो ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगीन पदार्थ में बदल देती है। ये रंगीन पदार्थ है, ये नवजात ऑक्सीजन है, रंगीन पदार्थ से क्रिया हुई नवजात ऑक्सीजन की, उसके बाद में ये जो रंगीन पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ में बदल चुका है। तो ये क्या हुआ? ये व्यंजक क्रिया हुई। अब चलते हैं तनुकरण। जल में अपन क्षार और अम्ल मिलाएंगे, मिलाने पर जो आयन की सांद्रता होगी उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण क्रिया कहेंगे। अगला टॉपिक बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से अपने दोस्तों को जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको, उनके बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों, उनको शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
तो पीतल और तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? इसका एक रीजन है, इसमें कहा गया है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। पहले अपन पढ़ चुके हैं अम्ल, हाँ तो सही बात है, दही और जो खट्टे अन्य पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सही है। अम्ल धातुओं से जो क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो वह अम्ल के साथ क्रिया करके संक्षारित होने लगते हैं, बर्तनों का संक्षारण होने लगता है। अब इस प्रश्न को साधारण भाषा में समझेंगे कि कोई बर्तन लो, ऐसे ही कोई पीतल का बर्तन है, ऐसे ये मानो एक गिलास में कहाँ से लाऊं, सॉरी गिलास प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो पेन को समझेंगे, पेन एक धातु की पेन है, ये पीतल या तांबे की पेन है। तो तांबे का जो बर्तन आपने देखा होगा, जो टॉटली वाला जो लोटा होता है, तो ज़्यादा दिनों तक वो काला सा वैसा पड़ने लगता है, तो उसको साफ करते हैं, उसको चमक, पीतल के बर्तन को भी चमक जाता है। तो अपन नींबू लेंगे, नींबू से अपन साफ करेंगे। कल पक्के पे आप करना, प्रयोग करके देखना, इस वीडियो देखने के बाद में प्रयोग करके देखना। नींबू को काट के गंदा एक बर्तन लेना जो धब्बे धब्बे हो रहे हो, उसमें काला जैसा हो, उसको पीतल या तांबे का, उसको अपन नींबू से साफ करेंगे तो वो बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल ये नया जैसा लगेगा। तो वो नया जैसा क्यों लगा? साबुन से तो साफ हो नहीं रहा था, साबुन से साफ नहीं हो रहा था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नींबू में अम्ल पाया जाता है। जब अम्ल से धातु क्रिया करेगी तो संक्षारित हो गया, जो ऊपर की परत थी उसकी जो हट गई, ऊपर की परत थी धातु की जो हट चुकी थी, तो उसको अपने नींबू ने क्रिया की, अम्ल ने क्रिया की धातु से, पीतल या तांबे से, तो वो चमकने लगी। तो वो क्या है, बर्तन संक्षारित हो गया। तो यही कारण है कि पीतल या तांबे के बर्तन में कोई खट्टा पदार्थ या दही वगैरह या नींबू का शरबत होता है या नींबू की शिकंजी होती है, तो उसको इस बर्तन में, तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। टॉपिक है पीएच पैमाना। पीएच पैमाने को अपन खट्टे या क्षारीय प्रकृति से समझते हैं। तो पीएच पैमाना एक सोरेनथम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच मान की परिभाषा की थी पीएच पैमाने की। तो पीएच पैमाने को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इस डायग्राम में अपन ने बना लिया है, ये प्लस रहा है, ये माइनस रहा है। अब इसमें 7 हो गया, 7 पीएच मान। तो पानी का, जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो 7 पीएच मान पे जल उदासीन होता है। अगर अपन इधर चलते हैं 7.1, 7.2, तो इसकी प्रकृति माइनस की तरफ, OH की तरफ होती जाएगी। तो इसकी आयन की सांद्रता में कमी होगी, जो आयन की जो सांद्रता है उसमें कमी होगी। तो इसकी प्रकृति कैसी होने लगेगी? क्षारीय प्रकृति बढ़ने लगेगी। अगर अपन चलते हैं माइनस इधर H धनायन की तरफ, तो H धनायन की तरफ 6.6 हो गया, या फिर 6.1 हो गया, ऐसे कुछ। शराब का पीएच मान होता है 2.8 लगभग, या 2.6 ऐसे कुछ होता है। तो ऐसे ही अपन पीएच मान हो गया इसका 6.6 और 6.1। तो इधर पदार्थ की जो सांद्रता है H प्लस H धनायन की सांद्रता में वृद्धि होने लगेगी। तो ये पदार्थ समझ लेते हैं पीएच मान के उपयोग है दवा एवं पैथोलॉजी में। पीएच मान को दवा बनाने में उसका उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और पैथोलॉजी में तो पीएच मान का रोज उपयोग होता ही है। तो रक्त यानी ब्लड का आदि का पीएच मान ज्ञात किया जाता है और बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो जो ब्लड का जो सैंपल अपन लेते हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह पैथोलॉजी में लेते हैं, तो उसका पीएच मान किया जाता है। तो उस क्षारीय प्रकृति है कि अम्लीय प्रकृति है, उसी के आधार पर बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूध के उत्पादन में यदि दूध का पीएच मान 6.6, पीएच मान 6.6 हो गया है, तो इसका अर्थ है दूध खट्टा हो चुका है। इधर देखिए 6.6 यहाँ पर
अम्लीय प्रकृति बढ़ी तो खट्टी प्रकृति बढ़ी। तो इधर भी 6.6 हो गया इसका पीएच मान, तो ये खट्टा होने लगेगा यानी दूध बढ़ने लगेगा, खट्टा बदबू आने लगेगी। तो इसमें इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है दूध उत्पादन में। इसी वजह से जो दूध जाते हैं डेयरियों से इस टैंकर आदि में भर के जाते हैं, तो उसमें सिल्ली डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, कि उससे क्या है कि दूध खट्टा ना हो। और उसमें बहुत केमिकल डालते रहते हैं तो खट्टा या फटे नहीं, खराब नहीं हो। इस वजह से खेतों में इसका उपयुक्त पीएच वाली मिट्टी में ही अच्छी फसल उत्पादन होता है। जो उपयुक्त पीएच है उसमें अच्छी फसल का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसकी ओटी वीडियो के अंत में ओटी देख लेते हैं। तो ओटी देख लेते हैं कि लिटमस पेपर काय का बना होता है। लिटमस पेपर क्या होता है या किस चीज से बनता है? तो लाइकेन नामक पौधे से बनता है। लाइकेन नामक जो पौधा होता है, एक पौधे का नाम लाइकेन होता है, उस पौधे से लिटमस पेपर बनता है। स्टार्च का आयोडीन विलयन में क्रिया करके कौन सा रंग देता है? तो स्टार्च आयोडीन का विलयन होता है तो वो उसे क्रिया करेगा तो बैंगनी रंग आएगा। तो सेकेंड, अगला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पहले अपन पढ़ चुके हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग इत्यादि में किया जाता है। दंत क्षय या दंतों का क्षय होना या संक्षारण होना, या दंतों में अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। वो कीड़ा नहीं होता है, एक्चुअली में कोई कीड़ा होता ही नहीं है, दांतों में कीड़ा नहीं होता। वो क्या है कि पीएच मान में जो परिवर्तन होता है उसके कारण इसमें कैविटीज हो जाती है तो दांत सड़ने लगते हैं, कीड़ा वगैरह कुछ नहीं होता। तो दंत क्षय में इसका पीएच मान का उपयोग होता है। पीएच मान परिवर्तन होने के कारण होता है। अगला, एक लवण जिसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है। एक लवण ऐसा है जिसमें क्रिस्टल जल नहीं होता, उसका नाम है NaCl यानी साधारण नमक। साधारण नमक जो होता है उसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है। अगला, अम्ल क्षार की क्रिया से लवण व जल बनते हैं। अपन अगला पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार की जो क्रिया होगी उसमें क्या लवण और जल बनते हैं। इसमें एक और है, अम्ल क्षार की जब क्रिया होगी तो उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उसको उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। पीएच मान पैमाने की खोज किसने की थी? अपन अभी पढ़ चुके हैं। पीएच पैमाने की खोज एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन उनका नाम था। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। अभी जो हमने पढ़ा, शराब का जो पीएच मान होता है तो 2.8, यानी कि अपन पी तो नहीं सकते पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खट्टी होगी, तभी वो पीते हैं। ऐसे करते हैं दारू पीते, तो क्या है कि पीएच मान उसका कम होता है। तो पीएच मान के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि कितनी खट्टी होगी। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जिससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।